भाई हॉरर मूवीज तो बहुत देखी हैं, पर कंज्यूरिंग यूनिवर्स की मूवीज ने तो दुनिया भर के लोगों का रात में बाथरूम जाना बंद करवा दिया। अब जो भूत और मॉन्स्टर्स लोगों को इस तरह तरह के अंदाज दिखाएंगे, ऐसे में तो किसी का दिन में भी अकेला रहना मुश्किल हो सकता है। कंज्यूरिंग यूनिवर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉन्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में से तो एक है ही साथ ये वार्नर ब्रोस की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में से भी एक है, जिसने दुनिया भर में लोगों को डरा कर $2 बिलियन कमाए हैं। ऑन स्क्रीन तो ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी इसके बहुत सारे किस्से हैं, जिसके लिए आप सब ने पिछली बार वोट तो किया ही था। साथ ही साथ आप में से कईयों ने इस वीडियो को बनाने के लिए डिमांड भी किया था। तो चलिए, जो भी क्रॉस, लॉकेट या ओम हाथ में लेना है ले लीजिए और जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग कंज्यूरिंग यूनिवर्स फैक्ट्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंज्यूरिंग यूनिवर्स में क्या क्या नकली है और क्या क्या असली है, और कौन सी मूवी सीरीज है जो कंज्यूरिंग यूनिवर्स का पार्ट तो है पर शायद इसके बारे में आपको मालूम ना हो। जानेंगे रियल एनेबल डॉल की सच्चाई और आखिर किसकी कहानियों पर बेस्ड है कंज्यूरिंग। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। कंज्यूरिंग यूनिवर्स बेस्ड है एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के केस फाइल्स के ऊपर, जिसमें से एड वॉरेन की 2006 में और लॉरेन वॉरेन की पिछले साल डेथ हो चुकी है। और इसी एड और लॉरेन कपल को मूवीज के अंदर प्ले करते हैं पैट्रिक विल्सन और वीरा फार्मिगा। और कंज्यूरिंग 1 और 2 इसी कपल के सच्चे कहानियों पर बेस्ड था, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में और डिटेल से बात करेंगे। दोनों ने अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 1952 से अमेरिका के न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के लिए शुरू की। अपने करियर के दौरान उन्होंने 10,000 केसेस पर एक साथ काम किया है, यानी वार्नर ब्रोस के पास इस फ्रेंचाइजी के लिए आइडिया की कभी कमी नहीं होने वाली है। और कितने पार्ट बनते हैं देखते रहिए। फैक्ट नंबर 14। इस मूवी को बनाने के लिए 20 सालों तक का लंबा वक्त लग गया। इस मूवी के प्रोड्यूसर टोनी डेरूजा ग्रंड ने इस मूवी को बनाने का बहुत ही पहले फैसला कर लिया था, जब उन्होंने लॉरेन कपल के ओरिजिनल कैरोलिन पेरेंट के साथ इंटरव्यू की टेप को देखा था। वो कई सारे प्रोडक्शन कंपनीज के पास गए, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिर जाकर 2009 में कई सारी प्रोडक्शन कंपनीज में से समिट एंटरटेनमेंट ने उनकी मूवी को बनाने का जिम्मा उठाया, पर उन्होंने भी एक वक्त आने पर मना कर दिया। फाइनली टोनी डेरोजा ग्रंड की बात वार्नर ब्रोस के न्यू लाइन सिनेमा से हुई और ये मूवी बनकर तैयार हुई। फैक्ट नंबर 13। इस मूवी में ना तो कोई न्यूड या एडल्ट सीन है, ना ही कोई गाली गलौच या कस वर्ड्स हैं, और ना ही कोई ओवर वायलेंस है। पर फिर भी MPAA ने इस मूवी को इसके डर के फैक्टर की वजह से ही इसे R रेटेड कैटेगरी में रखा। जेम्स वॉन के पास ऑप्शन था कि वो इस मूवी में से कुछ सीन्स को कट कर दें ताकि R रेटिंग हट जाए, पर फिर भी उन्होंने इस मूवी को जैसे का तैसा ही रखा, और यही कारण है कि ये मूवी R रेटेड थी। फैक्ट नंबर 12। जब ये मूवी दुनिया भर में सिनेमा हॉल में लगी तो बड़े स्क्रीन पर इस भूतियापा को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना होश खो दिया। यहाँ तक कि कई सारे लोगों को मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत पड़ने लगी। यहाँ तक कि कई लोगों को मूवी देखने के बाद नेगेटिव प्रेजेंस का भी एहसास होने लगा था। यही कारण है कि इस मूवी को फिलीपींस के कुछ हिस्सों में दिखाने से पहले बकायदा कैथोलिक प्रीस्ट ने सिनेमा हॉल और इसमें जाकर मूवी देखने वाले लोगों को ब्लेस किया था, और मैंने मूवी को बिना ब्लेसिंग के ही देख ली। फैक्ट नंबर 11। अब जहां पर मूवी देखने वालों को अजब गजब फील हुआ, वैसा ही कुछ मूवी बनाने वालों को भी फील हुआ। जेम्स वॉन जब इसकी पहली मूवी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे तो उनका एक पालतू पपी उनके रूम के एक कोने में देखकर गुर्राया करता था, और इसका कारण जेम्स वॉन को पता नहीं चल पाया। वहीं पर जब वो फिल्म की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्कस करते थे तो उनकी लाइन बार बार एक अजीब आवाज के साथ कट जाया करती थी। वहीं पर जब वीरा फार्मिगा ने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़कर न्यूयॉर्क से LA जेम्स वॉन से स्काइप पर बात करना चाहा तो उनके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई, जहां पर उनके कंप्यूटर पर 3 बड़े बड़े स्क्रैचेस थे जो बहुत ही ज्यादा डीप थे। वहीं पर रियल कैरोलिन पेरेंट को फिर से उसी तरह का नेगेटिव प्रेजेंस कंज्यूरिंग के सेट पर महसूस हुआ, और इसी के चलते वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गईं। फैक्ट नंबर 10। अब चलिए बात करते हैं कंज्यूरिंग मूवी से जुड़े हुए घरों के बारे में। मूवी में दिखाया पेरेंट फैमिली का घर असल में असली पेरेंट फैमिली का घर नहीं है। ये बेसिकली अमेरिका के साउथ ईस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना के ब्लैक रिवर के किनारे बना हुआ एक फार्म हाउस है।
और इस मूवी के अंदर सिर्फ इसका एक्सटीरियर ही दिखाया गया है और इसके इंटीरियर शॉट्स के लिए नॉर्थ कैरोलिना के ही स्क्रीन जेम स्टूडियोज का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर मूवी में दिखने वाला क्रीपी सा 50 फीट का पेड़ उसे प्रोडक्शन ने वहां पर आर्टिफिशियली बनाया था और मूवी के खत्म होने के बाद उस पेड़ को भी वहां से हटा दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें रियल घर की, तो रियल घर मूवी के अंदर बताए हुए पते पर अब भी मौजूद है और वो कुछ इस तरह से दिखता है। ओरिजिनली 1970s में पेरेंट्स फैमिली के मूव करने से पहले इस घर में 8 जनरेशंस रह चुकी थीं। उन्हीं में से 9 लोगों की अलग अलग प्रकार से इस घर में मौत हो चुकी है, पर फिर भी इसे एक कपल ने $20 मिलियन में खरीद लिया है और उन कपल्स को इस घर में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें तब हुई थी जब लोग उन्हें भूतिया घर में रहने के लिए परेशान करते थे। इसी कारण उन्होंने वार्नर ब्रोस पे केस भी कर दिया था। फिलहाल इस घर को अब पब्लिक के लिए खोला जा चुका है। फैक्ट नंबर 9, वीरा फार्मिगा ने कंजूरिंग 2 की शूटिंग के दौरान अपने गले के आसपास कई सारे स्वलन लिम्फ नोड्स डेवलप कर लिए थे और ये लिम्फ नोड्स कंजूरिंग 2 के प्रमोशंस तक ठीक नहीं हुए थे। बेसिकली एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से एक शॉट के लिए उन्हें तकरीबन 50 बार कंजूरिंग 2 में चीखना पड़ा था, जिसके कारण उनके गले के नसों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था। फैक्ट नंबर 8, एड और लॉरेन वॉरेन ने अपने घर में सचमुच एक भूतिया म्यूजियम बनाया था और उन्होंने इन भूतिया चीजों को 1980 से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उनका ये घर अमेरिका के मोनरो कैनिकट में है। अब इसे वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है और मूवी में दिखाए अलग अलग चीजें सचमुच उनके घर में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग द फेमस एनाबेल डॉल। भाई मैंने बहुतों को अजीबोगरीब रिलेशनशिप्स में देखा है, पर ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं मालूम। फैक्ट नंबर 7, द क्रुक्ड मैन बेसिकली एक नर्सरी राइम का एक कैरेक्टर है, पर मूवी में भैया इसे इस तरह से दिखाया गया है कि मैं किसी भी बच्चे को अपने सामने ये पोयम पढ़ने भी नहीं दूंगा। बाय द वे, इस क्रुक्ड मैन पर अपनी एक स्पिन ऑफ मूवी भी आने वाली थी जिसे जेम्स वॉन और पीटर साफरन प्रोड्यूस कर रहे थे। वैसे तो इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम चालू हो गया था और कंज्यूरिंग 3 के बाद इसकी मूवी आने वाली थी, पर अभी इस मूवी का क्या हाल चाल है और ये कब तक आएगा, अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया है। प्रोबेबली इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस ही होगा। फैक्ट नंबर 6, अब चलिए वीडियो को करते हैं थोड़ा और सीरियस और बात करते हैं रियल लाइफ पेरेंट फैमिली के केस के बारे में जिस पर कंज्यूरिंग 1 बेस्ड है। पेरेंट फैमिली अपने ओरिजिनल कंज्यूरिंग वाले घर में 1971 में शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर वो 1980 तक रहे थे और ये घर ओरिजिनली 14 कमरों का घर था। इस घर में कई सारी आत्माएं थीं जो नॉर्मली हार्मलेस थीं, पर बैथशेबा इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी मौत इस घर में सन 1885 में हुई थी। सारे के सारे भूत मिलकर इस परिवार को रात भर सोने नहीं दिया करते थे और कभी कभार बेड्स को हवा में भी उड़ा दिया करते थे। वहीं पर पेरेंट फैमिली की लीडिंग लेडी को बैथशेबा ने स्पेशली अपना टारगेट बनाया था और उसने उन्हें पोजेस करके उन्हें अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री हुई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मूवी की तरह एक्सॉर्सिज्म नहीं किया था क्योंकि ये बेसिकली कैथोलिक प्रीस्ट का काम था और उन्हें ये नहीं आता था, जिसके बजाय उन्होंने एक सांसे नाम का प्रोसेस किया था जिसने और भी आत्माओं के लिए दरवाजा खोल दिया था। इसी चीज को देखकर रिचर्ड पैरन ने इन दोनों को घर से तुरंत निकाल दिया था। फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये कहीं और मूव कर पाएं, जिसके कारण 1980 तक वो इसी घर में रहे और फाइनली यहाँ से जॉर्जिया जाने के बाद भी आत्माओं ने उनका बहुत हद तक साथ नहीं छोड़ा। फैक्ट नंबर 5, अब चलिए बात करते हैं कंज्यूरिंग 2 के फैमिली के बारे में। ये मूवी बेसिकली बेस्ड थी हॉडसन फैमिली के फेमस केस के ऊपर, जिसे 1977 से 1979 तक इंग्लैंड में कवर किया गया था, जहां पर इस घर में हॉडसन फैमिली की मां अपने 4 बच्चों के साथ रहती थीं। एक दिन उनके बच्चों के कमरों से अजीबोगरीब आवाज आने के कारण वो अपने बच्चों के कमरे में गईं, जहां पर एक ड्रॉअर ने उनका कमरा बंद कर दिया। किसी तरह से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को बुलाया, यहाँ तक कि पुलिस को भी कुछ चेयर और कुर्सियां अपने आप हिलती हुई नजर आईं और जांच करने पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वहीं पर इनकी सबसे छोटी बेटी जेनेट को पोजेस कर लिया गया था। इसी चीज को डेली मिरर ने अपने न्यूज़पेपर में दिखाया और बीबीसी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जो इनफील्ड पोल्टरगाइस्ट के नाम से फेमस है और इसी में जेनेट को किसी और आवाज में बात करते हुए भी सुना जा सकता है। The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. अल्टीमेटली पता चला कि ये इस घर के पुराने मालिक बिल विकन्स की आत्मा थी जो बेसिकली हेमरेज से मर गए थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर भी मूवी से अलग
लॉरेन और एड वॉरेन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है और वो इस घर में एक दिन से ज्यादा नहीं रुके थे। फाइनली कुछ प्रीस्ट को बुलाया गया और उन्होंने इस आत्मा से बहुत हद तक हॉडसन फैमिली को राहत दिलाई, बट पूरी तरह से वो भी कामयाब नहीं हुए थे। फैक्ट नंबर 4। अब चलिए बात करते हैं रियल एनाबेल डॉल के बारे में। जी हाँ, एनाबेल डॉल रियल डॉल है और ये सचमुच एड और लॉरेन के घोस्ट म्यूजियम का हिस्सा है, जहाँ पर ये मूवी में दिखाए पोर्सलिन डॉल के बजाय एक रैगडी एंड सॉफ्ट डॉल है। इस पर भी वार्निंग का साइन है और इसे एक स्पेशल केस में रखा गया है। और अगर आपने इस म्यूजियम में उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो आपको बहुत बड़े नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले एक आदमी ने इसके केस के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। वहीं पर इसके कुछ समय बाद ही सुनने को आया कि उसकी मोटरसाइकिल की एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गई है और उसमें उसकी जान चली गई। वहीं पर एक बार एक फादर ने इस डॉल को इसके केस से निकालकर रूम में फेंक दिया था और उन फादर का भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रेलर से उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, लेकिन किसी तरह से फादर की जान बच गई। इसके इफेक्ट के कारण ही वॉरेन फैमिली के म्यूजियम में रोज के रोज प्रेयर्स किए जाते हैं और हमेशा हिदायत दी जाती है कि इसके आंख में डायरेक्टली ना देखा जाए। आप भी थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से मत देखिएगा। क्या देख लिया? अरे यार। फैक्ट नंबर 3। एनाबेल की एनाबेल डॉल यूनिवर्स भी हॉप कर चुकी है और वो DCEU के भी अंदर 2 बार दिख चुकी है और अब वो क्या चाह रही है मुझे नहीं मालूम। वैसे ये सारी की सारी करिस्तानी वार्नर ब्रोस की ही है, जहां पर उन्होंने एक्वामैन और शज़ैम में एनाबेल के छोटे छोटे ईस्टर एग्स रखे हैं। जेम्स वॉन जो कंज्यूरिंग के साथ साथ एक्वामैन के भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एनाबेल को पानी के अंदर एक छोटे से शॉट में दिखाया है। और डेविड एफ सैंडबर्ग जिन्होंने एनाबेल क्रिएशन को डायरेक्ट किया था, उन्होंने अपनी 2019 की DCU की मूवी शज़ैम में भी एक एनाबेल का ईस्टर एग रखा है, जहां पर हमें एनाबेल एक स्टोर में दिखती है। फैक्ट नंबर 2। अब इस मूवी सीरीज के अंदर कई सारी चीजें तो ओरिजिनल हैं ही, पर कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें मूवी के लिए खास डेवलप किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, एड और लॉरेन की इन्वॉल्वमेंट को इन मूवीज के कोर एलिमेंट की तरह दिखाया गया है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट उतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी। वहीं पर असलियत में 1970s के दौरान लॉरेन वॉरेन एक घोस्टली नन को एक चर्च में इन्वेस्टिगेट करने गई थी, जिसके कारण उन्हें कुछ समय तक डिमोनिक एंटिटी की प्रेजेंस का एहसास हुआ करता था, पर उसके पीछे वेलेक नहीं था और सही मायनों में वेलेक कुछ इस तरह से दिखता है। कंज्यूरिंग 2 में ओरिजिनल एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट में उनके नन वाले एक्सपीरियंस को मिलाकर वेलेक का एंगल दे दिया गया है। यही कारण है कि नन और उसका बैक स्टोरी भी पूरी तरह से इस यूनिवर्स में मेड अप है। वहीं पर दूसरी तरफ एनाबेल की रियल ओरिजिन स्टोरी किसी को भी नहीं मालूम। बस जहां से डॉल को शॉप से खरीदकर उस नर्सिंग स्टूडेंट को दिया गया था, उसके आगे की कहानी ही रियल है, यानी बेसिकली एनाबेल क्रिएशन की कहानी मेड अप है। फैक्ट नंबर 1। अब चलिए बात करते हैं एक और फिल्म सीरीज की जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है और हो सकता है कि आपको मालूम ना हो। हॉलीवुड की फेमस एमिटीवाइल हॉरर सीरीज भी जो 1979 से चल रहा है, एड और लॉरेन वॉरेन के केस फाइल्स पर ही बेस्ड है और ये भी बेसिकली एक रियल इंसिडेंट था, जो बेसिकली एमिटीवाइल न्यूयॉर्क के एक घर की कहानी थी, जहां पर लट्स फैमिली मूव इन होती है और यहीं पर रॉनी डिफॉय जूनियर ने अपने परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी थी और वही इस फैमिली को परेशान करते थे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एमिटीवाइल की सारी मूवीज जो बहुत ज्यादा हैं, वो भी इस ग्रोइंग कंज्यूरिंग यूनिवर्स का हिस्सा हैं। तो लो भाई, ये थी आपकी कंज्यूरिंग यूनिवर्स फैक्ट्स। इस मूवी सीरीज से जुड़ी हुई रियल घटनाओं के बारे में मैंने कई सारे डिटेल्ड आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो आप उन्हें इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, वीडियो बनाते समय मेरी बहुत फटी है और अगर इस वीडियो पर कम से कम 3500 लाइक नहीं आए तो मैं पर्सनली आपके घर के सामने एनाबेल की डॉल छोड़ के जाऊंगा, वो भी असली वाली। इसीलिए तुरंत के तुरंत कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल को ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करिए और हमारे और भी मजेदार कंटेंट्स को पाने के लिए हमें फेसबुक पर भी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।